नमस्कार स्टूडेंट्स, गुरुग्राम टीचर ट्रेनिंग कॉलेज चक 5 बेलन की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो हम बीएड द्वितीय वर्ष के जो पेपर समावेशी शिक्षा का निर्माण का अध्ययन कर रहे हैं। तो इसके अंदर हमने जो प्रथम यूनिट के अंदर जो दूसरा टॉपिक शुरू कर रखा है, अक्षमता या समावेशन एवं अक्षमता की अक्षमता है, डिसेबिलिटी है, उसके अंदर समावेश, उसके तहत किस प्रकार से समावेशन किया जाए। तो इसके अंदर हम पहले अक्षमता के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अक्षमता के आधार पर बालक के क्या प्रकार होते हैं, किस प्रकार से उसका ध्यान रखना चाहिए, किस प्रकार की सुविधा उसको देनी चाहिए, इसके आधार पर उसको किस प्रकार की शैक्षिक सुविधा देनी चाहिए ताकि वो विकास कर सके। तो हमने इसके तहत हमने अध्ययन कर लिया था कि विकलांगता है जो अक्षमता क्या है, उसकी परिभाषाएं देख ली थी, उसकी विशेषताएं हमने देखी कि अक्षम व्यक्ति निर्बल होते हैं, कमजोर होते हैं, मानसिक रूप से मंद बुद्धि वाले होते हैं। इसी प्रकार से हमने उनकी हीन भावना से ग्रसित होते हैं या फिर उनमें आत्मविश्वास नहीं होता। इस प्रकार की बातें हमने विशेषताओं के तहत देख ली। अब इसमें मोटे रूप से हम देखते हैं कि अक्षम बालकों को शिक्षा देने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद हम हर एक अक्षमता का वर्गीकरण करेंगे, उसके आधार पर अलग अलग इसकी विशेषताएं और उसकी शैक्षिक सुविधाएं देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अक्षम बालकों की शिक्षा किस प्रकार से हो। अक्षम बालकों की अक्षम बालकों की शिक्षा किस प्रकार से हो। तो अक्षम बालक शारीरिक रूप से मानसिक रूप से कमजोर होते हैं। इसकी स्थिति में क्या है, उनको बैठने की और खेलने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। तो सबसे पहले ये है कि शारीरिक रूप से कमजोर व्यक्ति है जो या बालक है रूप से कमजोर बालक को बैठने व खेलने की उचित व्यवस्था। तो इसके तहत जो शारीरिक से कमजोर बालक है उनको कक्षा में बैठने के लिए फर्नीचर वगैरह उपलब्ध करवाया जाना चाहिए। उपयुक्त फर्नीचर हो ताकि उसको बैठने में दिक्कत ना हो। खेल भी इस प्रकार के हो ताकि वो आसानी से खेल सके। शारीरिक से कमजोर है तो कोई ज़्यादा श्रम वाले खेल नहीं खेल सकता। इसमें इस प्रकार इंडोर के गेम या जो बैठने कर खेले जा सकते हैं उनके उस खेलों की तरह इसको प्रोत्साहित करना चाहिए। इस प्रकार से जो शारीरिक से कमजोर बालक हैं उनको क्या है, खेलने के लिए और बैठने के लिए उचित व्यवस्था होनी चाहिए। तो जो स्कूलों के अंदर विद्यालयों में मध्याह्न भोजन मिलता है वो पौष्टिक भोजन हो, पौष्टिक मध्याह्न भोजन। तो जो अपने विद्यालय में जो दोपहर का भोजन है वो पौष्टिक हो और उचित क्या है, उचित मात्रा में हो ताकि वो उनका जो शारीरिक विकास है वो अच्छी तरह से हो सके। इन बच्चों से भावात्मक संबंध होने चाहिए। हर टीचर के भावात्मक संबंध होने चाहिए ताकि उन बच्चों को समझ सके, बच्चे भी टीचर को अपना माने और एक आत्मविश्वास के साथ शिक्षा ग्रहण कर सके। जब तक टीचर उन बच्चों से भावात्मक रूप से जुड़ेगा नहीं, उनसे अंतःक्रिया के रूप में जुड़ेगा नहीं, तो बच्चे अपने आप को अलग समझते रहेंगे। तो भावात्मक रूप से क्या है उसमें जुड़ना चाहिए। रूप से संबंध या संबंध स्थापित करना। इसके साथ ही हमें उन बच्चों के साथ क्या करना चाहिए, उन बालकों को स्वेगों पर नियंत्रण करना प्रयास करना चाहिए, क्योंकि भावात्मक से जुड़ेंगे
उस वेगों पर नियंत्रण होगा। भावात्मक से जुड़ेंगे तो अपना कार्य कॉन्फिडेंस से कर सकेंगे और कॉन्फिडेंस से करने के बाद में वो क्या है अपने इस वेगों पर नियंत्रण रखेंगे, अपने इस वेग कंट्रोल में रहेंगे। हम उनके इस वेगों पर कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे वो कोई उत्तेजन हो रही है तो उसको बता सकते हैं कि आप इन चीज़ों में आप हीन भावना से ग्रसित नहीं होंगे, आप इस प्रकार का कार्य कर सकते हो, आप समाज इस प्रकार का कार्य करते हो, इस प्रकार से आप अपना विकास कर सकते हो। तो जब भावात्मक रूप से संबंध स्थापित होंगे तो वो टीचर के साथ जुड़ेगा, टीचर उसके साथ जुड़ेगा, तो टीचर को जुड़ने के साथ ही वो क्या है उसके अंदर आत्मविश्वास आएगा, वो अपनी समस्या को बता सकेगा। पूरी समस्या का जब अपने करेंगे तो वो एक अच्छी तरह से शिक्षा भी ग्रहण कर सकता है और अपना विकास भी कर सकता है। समय समय पर छोटे छोटे कार्य दे करके उसको पुनर्बल दिया जाना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के बालक जो अलग पृथक होते हैं, जैसे वो कोई कार्य करते हैं तो कार्य करने के साथ ही हम उसको पुनर्बल देते हैं, पॉजिटिव रूप से पुनर्बल देते हैं कि हाँ आपने बहुत अच्छा कार्य किया है, तो वो उसके आगे का कार्य करने के लिए तत्पर होते हैं। यदि हम उसी समय यदि उनके नकारात्मक पुनर्बल देते हैं कि नहीं ये तो छोटा सा कार्य आप कर ही लेते हैं या इस प्रकार की बातें कहते हैं, तो उसमें वो क्या है फिर वो निरुत्साहित हो जाता, नेगेटिविटी आ जाती। तो छोटे छोटे कार्य दे करके उनको पुनर्बल देना चाहिए। तो यही आएगा कि छोटे छोटे कार्य दे करके या कार्य पूर्ण करने का कह सकते हैं हमें। छोटे छोटे कार्य पूर्ण करने का पुनर्बल क्योंकि जब हम उनको रिप्लेसमेंट देंगे, पुनर्बल देंगे तो आगे वाले कार्य करने के लिए तत्पर हो जाएंगे। तो इन चीज़ों के लिए शारीरिक से कमजोर व्यक्ति बैठने और क्लास में बैठने के लिए उनके खेलने के लिए पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए, उसी प्रकार के खेल देने चाहिए जिस प्रकार के खेल वो आसानी से खेल सकता है। अधिक परिश्रम वाले खेल उनको नहीं देने चाहिए। बैठने के लिए उचित व्यवस्था होनी चाहिए और कक्षा में जाने के लिए उचित व्यवस्था होनी चाहिए। ये बातें हैं। पौष्टिक मध्याह्न भोजन होना चाहिए, जो भोजन है विद्यालय में मिलता है पौष्टिक होना चाहिए। और भावात्मक रूप से एक शिक्षक को संबंध स्थापित करना चाहिए ताकि वो टीचर को अपनी समस्या बता सके, खुल करके उस पर टीचर के साथ बातचीत कर सके और टीचर उसको क्या है समस्या का निराकरण कर सके। छोटे छोटे कार्य पूर्ण करने के लिए पुनर्बल देना चाहिए। जैसे जैसे वो छोटे छोटे कार्य करता है तो उनको एक पुनर्बल दे करके आगे के कार्य करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। व्यायाम की उचित व्यवस्था, इस प्रकार के बालक जो मानसिक रूप से शारीरिक रूप से अक्षम है उनके व्यायाम की भी क्या उचित व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसे बालकों में सामाजिकता का विकास करने का प्रयास करना चाहिए और सामाजिक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए प्रेरित करना चाहिए। सामाजिकता का विकास सामाजिक कार्यों में भाग लेने के लिए प्रेरित करें। उनके अंदर सामाजिकता का विकास करें। सामाजिकता का विकास करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उनको सामाजिक कार्यों के अंदर सामाजिक जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है उनके लिए उनमें भाग लेने के लिए प्रेरित करना पड़ेगा। जिस प्रकार से वो समाज में रहेंगे, सामाजिक कार्यों में भाग लेंगे तो इस प्रकार से उसके सामाजिकता का विकास उसके अंदर होगा। तो इस प्रकार से हम इनमें देखते हैं कि सामाजिकता के विकास के साथ साथ जब वो समाज में जुड़ जाएंगे, समाज में आत्मसम्मान प्राप्त करेंगे, क्योंकि समाज में रहेंगे, समाज में कुछ कार्य करेंगे तो उसमें आत्मविश्वास आएगा। आत्मविश्वास आएगा तो वो समाज में अपने आप को एक समाज का हिस्सा मानेंगे। समाज में हिस्सा मानने के साथ ही जो समाज में लोग रह रहे हैं वो भी उसके महत्व को समझेंगे, जिस कारण से वो समाज में आत्मसम्मान रूप से रह सकेंगे और एक उत्तरदायित्व के रूप में क्या है सामाजिक निर्णय कर सकेंगे। अक्षमता के आधार पर लोकपूर्ण पाठ्यक्रम,
क्षमता के आधार पर लोचपूर्ण पाठ्यक्रम भी होना चाहिए, शिक्षण विधियाँ भी उस प्रकार की होनी चाहिए जिससे कि बालक उसको सरल शिक्षण विधियाँ होनी चाहिए, नवाचारों का उपयोग किया जाना चाहिए। इन प्रकार के जो मंदबुद्धि बालक हैं उनके लिए शिक्षण विधियाँ उपयुक्त हों और पाठ्यक्रम भी लोचपूर्ण हो। पाठ्यक्रम के अंदर इस प्रकार सामान्य बालकों से हम थोड़ा सा पीछे चल सकें, आसान विधियों के द्वारा कुछ सरल टॉपिक करवाए जाएँ जिससे कि वो अपना विकास कर सकें। और इस प्रकार से क्या है, सामान्य बच्चों से कुछ अलग भी हम पाठ्यक्रम के अंदर कर सकते हैं। तो लोचपूर्ण पाठ्यक्रम होना चाहिए। लोचपूर्ण पाठ्यक्रम। तो क्षमता के आधार पर लोचपूर्ण पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियां व नवाचारों का उपयोग। इस प्रकार से क्षमता के आधार पर लोचपूर्ण पाठ्यक्रम हो, शिक्षण विधियां भी हो और नवाचारों का उपयोग किया जाना चाहिए। शिक्षण विधियां आसान हो, बाल केंद्रित शिक्षण विधियां जिससे कि बालक आसानी से समझ सके। विद्यालय के बाद में यदि आवश्यक हो तो विद्यालय के बाद में विशेष कक्षाओं का आयोजन किया जा सकता है, विशेष कक्षाएं लगाई जा सकती है। विद्यालय के बाद में विशेष कक्षाएं लगाई जा सकती है। इस प्रकार से हमने देखा कि सूक्ष्म बातों को किस प्रकार से शिक्षा देनी चाहिए। तो इस प्रकार की बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये तो कॉमन रूप से जब बालक है तो उन्हें किस प्रकार से उनकी उपकरणों का उपकरण उपलब्ध करवाए जाए या फिर उन्हें शारीरिक कमजोर व्यक्ति उनको खेलने और बैठने की व्यवस्था हो। इस प्रकार से हम इनके बच्चों की आवश्यकता के अनुरूप क्या है उनमें भावनात्मक संबंध स्थापित किया जाए जिससे कि वो बालक क्या है एक शिक्षक से जुड़ सके। अब इसके बाद में हम देखते हैं कि इसके वर्गीकरण के आधार पर क्या है। तो मेन रूप से शारीरिक रूप से विकलांग बालक होता है, मानसिक रूप से होता है, दृष्टि दोष वाला बालक है, सुनने में जिसको प्रॉब्लम है, ठीक है, उसके अंदर वाणी दोष भी है और इसके अंदर इस प्रकार की जो मेन है। फिर अधिगम जो कि स्लो लर्निंग वाला जो अधिगम क्षमता वाला बालक है, इस प्रकार से अलग अलग प्रकार से इन बालकों को देखेंगे। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो आगे हम क्षमता का एक नया प्रकार पढ़ते हैं, अस्थिबाधिता। अस्थिबाधिता के अंदर अपने देखते हैं कि जो अस्थि रूप से शारीरिक रूप से कमजोर बालक है, शारीरिक रूप से उसके अंदर कोई कमी है, जिसकी कोई हड्डी वगैरह टूटी हुई है, जो कोई अंग भंग हो गया है, जिसको हम अपंग कह देते हैं, इस प्रकार के बालक हैं उस अस्थिबाधिता में आते हैं। तो अस्थिबाधित बालक है वो, इसके अंदर किसी विशेष अंग की जो हड्डी नहीं होती, किसी विशेष अंग के अंदर दुर्घटना से जन्मजात भी हो सकती है, अनुवांशिक भी हो सकती है, और उसके अंदर कोई दुर्घटना हो गई हो उससे भी क्या है अंग भंग हो सकता है। इसी के अंदर एक शारीरिक विकलांगता के रूप में हम वो प्रकार देखते हैं कि शारीरिक रूप से कमजोर व्यक्ति है वो भी शारीरिक विकलांगता के अंदर आता है। तो हम इसको साथ ही ले लेते हैं कि या तो शारीरिक रूप से कमजोर व्यक्ति है या फिर उसके अंदर अंग भंग का मतलब इसको अस्थिबाधिता है, क्योंकि दोनों के अंदर शारीरिक समस्या ही है। आप लोग को अपने देखें कि लंबी बीमारी के कारण उसके अंदर शारीरिक कमजोरी है तो शरीर के रूप में पूरी तरह से काम नहीं कर पाएगा। यदि उसका कोई अंग भंग हो गया है वो भी शारीरिक रूप से उसको पूर्ण तरह से काम नहीं कर पाएगा। तो अस्थिबाधिता का एक प्रकार है शारीरिक विकलांगता, जिसको शारीरिक कमजोरी बोल सकते हैं। वो किसी कारण से भी हो सकती है, लंबी बीमारी के कारण हो सकती है, जन्म से भी कोई कमजोर व्यक्ति है तो जन्म के समय ही बालक कमजोर पैदा हुआ है, इस बीमारी के साथ पैदा हुआ है तो वो एक कमजोरी के साथ जीवन यापन कर रहा है। तो शारीरिक विकलांगता है उसके अंदर, वो चाहे किसी हड्डी टूटी हुई हड्डी के कारण हो चाहे किसी बीमारी के कारण हो। इस प्रकार से शरीर के अंदर किसी प्रकार की अस्थिबाधिता हो, शारीरिक कमजोरी हो तो उसको हम अस्थिबाधिता के अंदर लेंगे। तो इसमें हम
अपने कह सकते हैं इस प्रकार के बालक को क्या करते हैं, को साधन की उपलब्ध करवाने की जरूरत पड़ती है। किस प्रकार के साधन, फर्नीचर उपलब्ध हो, व्हील चेयर हो और किसी प्रकार के मोटे लेखन वाली जो पेन वगैरह लिखने की सुविधा अच्छी तरह से हो। इसके बारे में अपने समाज कल्याण मंत्रालय ने कहा था कि अपंग बालकों को अस्थिबाधित बालक तब कहते हैं जब जन्म से बीमारी और दुर्घटना, जन्म की बीमारी हो, दुर्घटना हो गई हो, जन्म से उसकी अस्थियां मांसपेशियों में कोई दोष हो, वक्रता हो, तो हम उसमें जिससे कि उसको सामान्य कार्य करने में या चलने फिरने में दिक्कत हो, उससे बालक को हम अस्थिबाधित बालक कहेंगे। तो अस्थिबाधित बालक के अंदर क्या है, शारीरिक विकृति हो सकती है, शारीरिक कमजोरी हो सकती है और इस प्रकार के रोगों के माध्यम जैसे पोलियो वगैरह हो गया उसके माध्यम से भी हो सकती है। तो हड्डी विकृति और इसका अर्थ के बारे में तो देख लेते हैं कि इसके अंदर कोई प्रकार की हड्डी वगैरह है जो उसकी भी विकृति होती है, अंग भंग हो जाता है, अपंग हो जाता है। उसके बाद में हम इसकी पहचान देखते हैं। तो अस्थिबाधित बालकों की पहचान क्या है, अस्थिबाधित बालकों की पहचान, जैसा कि मतलब इसमें समाज कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि जिसके अंदर हड्डी या कोई बीमारी के कारण या दुर्घटना के कारण कोई अंग भंग हो जाता है, हड्डियों में, मांसपेशियों में इस प्रकार का दोष आ जाता है, जिसके कारण क्या है, उसके अंदर चलने फिरने में और कार्य करने में दिक्कत आती है। उसी के आधार पर पहचान कर सकते हैं कि उनमें क्या इस प्रकार की समस्या हो सकती है। तो पहचान के रूप में अपने सबसे पहले ये देखेंगे कि उसको चलने में बाधा होती है, क्योंकि शारीरिक रूप से कमजोर व्यक्ति है तो उसमें क्या है, या अंग भंग हो गया है तो चलने में क्या होगी, इसमें बाधा होगी। शारीरिक रूप से कमजोर व्यक्ति, शारीरिक रूप से अपंग व्यक्ति जिसकी कोई टांग नहीं है, हाथ नहीं है, तो कार्य करने में या चलने फिरने में समस्या होगी। मान लो पैर वगैरह, पैर नहीं है तो चलने फिरने में दिक्कत आएगी। कोई इसके अंदर और अंग भंग हो गया है तो भी उसके अंदर कार्य करने के अंदर उसके अंदर दिक्कत आएगी। इस प्रकार से चलने में बाधा होगी। अब मान लो दूसरा है भुजा वगैरह, उसके अंदर कोई एक्सीडेंट के अंदर हो गई है तो उसके अंदर क्या है, वस्तुओं को पकड़ने के अंदर हाथ वगैरह कट गया है तो उसके अंदर वस्तुओं को पकड़ने में बाधा आएगी, वस्तु पकड़ने में बाधा। इस प्रकार के बालों को वस्तु पकड़ने के अंदर बाधा है। फिर है लिखने में बाधा, वो लिख के यदि कोई अंग भंग है इस प्रकार का हाथ गया है तो उसके अंदर लिखने में भी बाधा। शारीरिक रूप से कमजोर व्यक्ति है, उसका अपने शरीर का कंट्रोल नहीं है तो भी लिखने के अंदर उसमें बाधा है, लिखने में बाधा। इसके साथ ही आगे है, क्योंकि उंगलियां हैं, हाथ कांप रहा है, उंगलियां ठीक से काम नहीं कर रही हैं, जिसके कारण वो क्या है, उस वस्तु को ठीक से पकड़ नहीं पाएगा, पेन वगैरह ठीक से पकड़ नहीं पाएगा, जिसमें लिखने में भी दिक्कत आएगी। और जो हाथ से कार्य करने वाले हैं उनको भी दिक्कत आएगी। कोई अंग भंग हो जाना, कोई अंग भंग हो जाना, तो जो अक्षम व्यक्ति है, अस्थिबाधित बालक है, उसमें कोई ना कोई अंग भंग होगा, किसी प्रकार का एक्सीडेंट से हो सकता है, जन्मजात से हो सकता है। इस प्रकार से रीढ़ हड्डी का कमजोर हो सकती है, जिसके कारण वो अच्छी तरह से कार्य नहीं कर पाता। रीढ़ की हड्डी कमजोर होना, रीढ़ की हड्डी में दिक्कत होना, इसका मतलब वो चल फिर नहीं सकेगा, चल फिर नहीं सकेगा तो कार्य नहीं कर पाएगा। मांसपेशियों में सामंजस्य का अभाव, मांसपेशियों में सामंजस्य का, क्योंकि शारीरिक रूप से विकलांग है, शारीरिक रूप से अक्षम बालक है, तो वो अपनी मांसपेशियों पर
खंडियों पर क्या है, सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाएगा। कोई तो जल्दी से कार्य करेगा, कोई उस कार्य के अंदर उस कार्य को करने में उसका साथ नहीं देगा। इस प्रकार से शारीरिक मांसपेशियां सामंजस्य का भाव पाया जाता है, जिसके कारण किसी भी वस्तु को उतने उठाने और शारीरिक कार्य करने में असमर्थ होता है। तो उसके अंदर जो कार्य है, एक अंग तो साथ देता है, दूसरा उसका साथ नहीं देता, जिस प्रकार से कंट्रोल नहीं होता और सामंजस्य का अभाव पाया जाता है। जन्मजात जो शारीरिक विकृति है, जन्मजात शारीरिक विकृति, इस प्रकार के बालकों में जन्मजात भी हो सकती है। जन्मजात के अंदर उसकी गर्दन का टेढ़ा हो जाना, उसके आकर का तलवा या समान आकार का न होना, कुबड़पन हो जाना उसके अंदर जन्मजात से। इस प्रकार की जो श्रेणी है वो अस्थिवादी बालकों के अंदर आती है। अस्थिवादी बालक शारीरिक रूप से कमजोर बालक होते हैं, सामंजस्य की अपने शारीरिक रूप से एक दूसरे के कारण सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाते, उनको कार्य करने में दिक्कत आती है, लिखने में बाधा आती है, वस्तु पकड़ने में बाधा आती है, चलने फिरने में भी बाधा आती है। तो इस प्रकार के बालकों के लिए किस प्रकार की शैक्षिक सुविधाएं होनी चाहिए, जिससे कि वो एक समावेशी विद्यालय की शिक्षा के रूप में शिक्षा ग्रहण कर सके, समान रूप से शिक्षा ग्रहण कर सके। तो अस्थिवादिता बालकों की शिक्षा, सीधा अपने लिखते हैं तो शैक्षिक सुविधाएं कैसी होनी चाहिए इसके अंदर। शैक्षिक सुविधा तो अपने पहले शुरुआत में अपने प्रस्तावना या अर्थ के बारे में पढ़ रहे थे, तो हमने देखा था कि इस प्रकार के बालकों को उसकी आवश्यकता के अनुरूप फर्नीचर उपलब्ध करवाया जाए, उसकी आवश्यकता के अनुरूप खेल वगैरह जो आसानी से खेल सके, और उनके साथ ही उस प्रकार की शिक्षण विधियाँ उपलब्ध करवाई जाए। उसी प्रकार का पाठ्यक्रम भी थोड़ा सा सामान्य बालकों से आसान बना दिया जाए। मूल्यांकन में भी थोड़ा सा क्या है, लचीलापन हो, जिससे कि वो अपना बालक शिक्षा ग्रहण कर सके। तो इस प्रकार के बालकों को खेलकूद और क्रियाकलाप क्या है, अच्छी तरह से होनी चाहिए। जो हमने शुरुआत में देखे हैं, खेलकूद व अन्य क्रियाकलाप शारीरिक दोषों को ध्यान में रखते हुए करवाए जाए। ठीक है, खेलकूद रहने जो क्रियाकलाप है क्लास विद्यालय के अंदर, वो इस शारीरिक दोषों को ध्यान में रखते हुए करवाए जाए, ताकि यदि वो ज़्यादा चल फिर नहीं पाता तो उस प्रकार से वो दौड़ वगैरह का खेल कूद नहीं कर पाएगा। उसके लिए उसको बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए, बैठ करके वो कार्य कर सके। शेष पाठ्यक्रम, विशेष शिक्षण विधि, विशेष मूल्यांकन पद्धति की व्यवस्था होनी चाहिए। जो चीज़ हमने देखी थी, विशेष पाठ्यक्रम, विशेष शिक्षण विधि, और विशेष क्या है, उसके अंदर वातावरण भी होना चाहिए। इसके साथ ही अपने विशेष मूल्यांकन की व्यवस्था भी हो सकती है। विशेष मूल्यांकन, विशेष पाठ्यक्रम, विशेष वातावरण, यानी कि उनके की सुविधा के अनुसार होना चाहिए। तो खेलकूद और अन्य क्रियाकलाप है वो उनके अंदर होना चाहिए। फर्नीचर की बैठने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, तो फर्नीचर की लिए देख सकते हैं, फर्नीचर या उपकरणों की उचित व्यवस्था, फर्नीचर वगैरह जो है उपकरणों की उचित व्यवस्था होनी चाहिए इसके अंदर। और इसके साथ ही अपने सामाजिक और संवैधानिक रूप से संतुलन का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। अधिक परिश्रम
वाला कार्य है उसको नहीं देना चाहिए। तो ये अपने मेन इसके अंदर लिख लिया है कि अधिक परिश्रम वाला कार्य नहीं देना चाहिए, अधिक परिश्रम वाला कार्य नहीं दिया जाए। और इसके अंदर अपने आगे कर रहे थे कि इसके अंदर संवेगात्मक रूप से और सामाजिक रूप से क्या है संतुलन बनाने की प्रयास करना चाहिए कि उसका संवेग कंट्रोल में रहे और सामाजिक रूप से भी नियंत्रण में रहे। सामाजिक व संवेगात्मक रूप से नियंत्रण। इसका मतलब ये है कि अपने उन बालक को समाज के अंदर उठना बैठना और उसके लिए वो समाज में आत्मविश्वास से रह सके, इस प्रकार की सामाजिकता का विकास करना है और संवेगों का भी विकास करना है। संवेगों के विकास का मतलब है कि उसके जो संवेग हैं वो एक नियंत्रण में रहे। जब संवेगों में अनियंत्रण हो जाता है तो बालक कुसंयोजित हो जाता है। तो कुसंयोजित होने का मतलब है कि वो अपना बुद्धि का पूरा प्रयोग नहीं कर पाएगा, वो क्या है अपना विकास नहीं कर पाएगा। तो कुसंयोजन है वो एक अपने विकास की उसकी रुकावट है। तो संवेगों का नियंत्रण का मतलब है जितने वो संवेगों पर कंट्रोल करेगा, जितने संवेगों पर नियंत्रण करना सीख जाएगा उतना ही बालक वो है समायोजित हो जाएगा। तो समायोजन का मतलब संवेगों पर नियंत्रण करना है। नेक्स्ट है समय अनुसार उत्तरदायित्व है पुरस्कार देना। समयानुसार पुरस्कार व उत्तरदायित्व देना। इस प्रकार के बालकों को समय अनुसार जैसे उसको लगता है कि ये कार्य सही ढंग से कर पाएगा उसको उत्तरदायित्व देना चाहिए, यानी कि उसके अंदर जिम्मेवारी भी आए कि मैं ये कार्य कर सकता हूँ, मुझे ये कार्य करना है। तो उत्तरदायित्व आएगा, उत्तरदायित्व देंगे तो वो कार्य करने के लिए तत्पर होगा, कार्य करने तत्पर होगा तो कार्य वो करेगा, सफल होगा तो उसके अंदर आत्मविश्वास आएगा। और इसी के साथ ही जब वो कार्य कर लेता है तो उसके अंदर उसको पुरस्कार दिया जाए। पुरस्कार देने के साथ साथ उसको पुनर्बल मिलेगा और पुनर्बल मिलने के साथ ही वो क्या है इसमें तत्पर होगा। नंबर आगे है व्यवसायिक प्रशिक्षण देने की व्यवस्था। व्यवसायिक प्रशिक्षण तो उसको व्यवसायिक प्रशिक्षण देना चाहिए समय समय पर। उनको क्या है अपनी आजीविका चला सके, किसी आजीविका का जो कार्य कर सके, इस प्रकार का क्या है व्यवसायिक प्रशिक्षण उसको दिया जाए, जिससे कि वो समाज में आत्मसम्मान से रह सके और समाज में अपना जीवन निर्वाह कर सके। इसमें क्या उसकी योग्यता के अनुसार उसको गाइडेंस करना चाहिए कि आप इस व्यवसाय में जा सकते हैं। कौशल विकसित करना चाहिए, कौशल स्किल का विकास करना चाहिए, जिससे कि वो अपने समाज में रह सके। तो अपंगता को दूर करने के जो भी साधन है उसकी सुविधा अनुसार होना चाहिए, वो अपने इसके अंदर कर लिया। और इसके अंदर है आप आवासीय विद्यालय, आवासीय विद्यालय। तो आवासीय विद्यालय के अंदर है कि इस प्रकार के बालकों को क्या है अधिकतर आवासीय विद्यालय होने चाहिए, जिससे कि बालक को आने जाने में ज़्यादा सुविधा न हो, असुविधा न हो और वो वहीं रह करके क्या है शिक्षा ग्रहण कर सके। तो आवासीय विद्यालय के अंदर ही उनको खाना पीना और शिक्षण कार्य कर सके, जिससे कि उनकी अपंगता की जो दोष है वो दूर हो सके। वो वही विद्यालय में बस वगैरह में आता है या दूर से आता है तो उसको चलने फिरने में दिक्कत आती है, तो उसी आवासीय विद्यालय में रह करके वो कार्य कर सकता है। तो इस प्रकार से हमने इसके अंदर सामाजिक शिक्षण देखा कि सामाजिक रूप से उनको शिक्षण मिलना चाहिए। इसी प्रकार से आवासीय विद्यालय भी होने चाहिए, उनकी शारीरिक स्थिति के अनुसार खेलकूद वगैरह होना चाहिए। जो उपयुक्त प्रकार में फर्नीचर होने चाहिए, जो साधन उसको दूर करने के लिए जैसे बैसाखी है, व्हील चेयर है, रैंप है, तो उसके बारे में भी होना चाहिए। तो उपयुक्त साधन भी होने चाहिए। तो आवश्यकता अनुसार
आवश्यकतानुसार साधन। तो आवश्यकतानुसार साधन का मतलब यही है कि यदि वो उसके लिए व्हील चेयर की आवश्यकता है तो व्हील चेयर की उपलब्ध करवाई जाए। बैसाखी है तो बैसाखी से, या कोई इस प्रकार का कक्षा में जाने के लिए रैंप की व्यवस्था होनी चाहिए तो रैंप वगैरह बनवाया जाए। फर्नीचर जिसको वो अच्छी तरह से बैठ सकता है, बैठने में उसको दिक्कत है, इस प्रकार की फर्नीचर उपलब्ध करवाया जाए। तो ये चीज़ें हैं जिससे कि वो, या फिर जो हाथ काम तेज मोटे पेन वाली, मोटा पेन है जिसको लिखने में दिक्कत ना आए ज़्यादा, इस प्रकार की और कि क्या है पेन वगैरह इसमें काम में लिया जा सकता है। इस प्रकार से हम इस अस्थिवादक की इन बातों को ध्यान में रख करके हम इसकी शिक्षा के लिए प्रयासरत हो सकते हैं और शिक्षा ग्रहण करवा सकते हैं, ताकि वो बच्चा क्या है विद्यालय में रह करके सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा ग्रहण कर सके। इसके साथ ही हम अस्थिवादकों की पहचान और उसकी शैक्षिक सुविधाओं के बारे में देख लिया। तो आगे कल हम उसने एक नई बाध्यता के साथ, नई अक्षमता के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।